Hello, hello, and welcome you all, my students. I am Tanmay Banerjee and I am professional teacher. So आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 सिविक्स, जिसका हम अक्सर पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारा फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग क्लियरली दैट क्लास 9, 10, 11 एंड 12 इन 4 सालों में हम जो पढ़ाई करते हैं, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रिसर्च करने का नहीं होता। ओके, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो चैप्टर्स हमें दिए गए हैं उनको हम अच्छे से समझें, उनकी जो बेसिक थीम्स हैं, उनमें जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको समझें, और जो क्वेश्चंस हैं उनको हम हैंडल कर सकें, उनका हम आंसर लिख सकें। दैट इज़ अ मेजर थिंग फॉर विच वी एक्चुअली रीड, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो मेरे इस चैनल में आपको मैं कोशिश करूँगा इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाए ताकि आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकें। ओके, हम यहाँ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 9 की जो बुक है, जो सिविक्स का जो बुक है उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। और हमारा आज पहला चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डिटेल्ड चैप्टर लाइन वाइज लाइन पढ़ाना। मेरा यहाँ पे से बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट तैयार करके दे सकूँ। हम उसी पॉइंट पे काम करेंगे और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर we'll discuss lot of questions. Okay, so guys, especially I want to talk with those students who are in 9, 10, 11 and 12. हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये 3 पार्ट है ना, अक्सर कई स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। ये एक हैबिट होती है बच्चों में कि इसको कर लेंगे, इसको देख लेंगे, इस तरह का उसको बस इग्नोर करते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको एक बात सीरियसली बताना चाहूँगा कि स्पेशली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स एज वेल एज आईसीएसई, कि जब हमारा मार्कशीट आता है तो अगर उसमें सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे रहे तो इट लुक्स एक्चुअली गुड। अगर आपको मैथ्स में 90, 95 मिलते हैं, इंग्लिश में, साइंस के ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और आपकी इन 2 पेपर्स हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपका रिपोर्ट कार्ड ओवरऑल अच्छा लगेगा देखने में। सो हमारा मकसद बस यहाँ पर इतना है कि बेसिकली जो हिस्ट्री और सिविक्स की जो ये 2 पार्ट है उसमें आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं जिससे कि आपका ओवरऑल मार्कशीट देखने में और भी अच्छा लगे। तो लेट्स गो टू द चैप्टर। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि द डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट। ओके, इन मॉडर्न टाइम it is pretend to be new concept but it's actually not. Why? Because if we go through ancient time, like in ancient Athens, ancient Greece, they also practiced democracy but in different form. One of the major characteristics of democracy is voting rights. In those time, voting rights are not available to every citizen. They are available to some selected citizens, and there are some criteria like man must be wealthy, second he must have a good knowledge. So there are a lot of characteristics on which usually voting rights are delivered. So in this chapter, first of all, writer talking about democracy, and he told that democracy is the most prevalent form of government in the world today एंड एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज़। ओके, सो मकसद यहाँ पर बहुत सिंपल सा यही है कि जो डेमोक्रेसी है, ज़्यादातर जितने भी कंट्रीज़ हैं इंटायर वर्ल्ड में, वो सभी चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएं। ठीक है, ये उन सभी का मकसद है आज के टाइम में। आगे अगर बढ़ें तो इसमें यहाँ बताया गया कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या है डिफरेंस, उसी को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इस पेज में आपको एक स्टोरी दी गई है मैटिल्डा लिंगडो और उसके स्टूडेंट के बीच। ओके, सो आप अगर चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, आपके पास बुक्स अवेलेबल है। ओके, बट माय मेजर पर्सपेक्टिव एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको समझाना है कि एक्चुअली होता क्या है डेमोक्रेसी। देखिए, ब्लैक लाइन में डॉटेड किया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे
अपना से कोई पेन यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी कुछ अवेलेबल है बुक में. सो हियर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सो दिस आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी. क्या है इसका मतलब कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. गाइस, फोकस ऑन कीवर्ड्स. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. कहने का मतलब है कि आप गवर्नमेंट आप चुनते हो, आप इलेक्ट करते हो गवर्नमेंट, जिसमें जो रूलर्स होंगे वो पीपल डिसाइड करेंगे कि हु विल बी गोइंग टू बी रूलर. ओके, तो कौन रूलर बनेगा इस बात का डिसीजन कौन लेगा? पब्लिक लेगी, यानी कि आम पब्लिक ही नहीं, आम सिटीजन्स लेंगे. Okay, so this is the starting point that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the peoples. अब मैं आपको यहाँ बात बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर जो सेंटेंस है इसको अक्सर मिसलीड की भी किया जाता है. ठीक है, क्यों मिसलीड किया जाता है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हो कि एक ही आदमी के पास सारे पावर्स सेंट्रलाइज्ड होते हैं और वो उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है कि यस आई एम इलेक्टेड बाय द पीपल, और मैं जो कहूँगा वही लोग मानेंगे. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन. दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री एंड पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन. डिक्टेटर्स लाइक Pinochet, Chile, are not elected by the people. This also applies to monarchies. The king of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. Okay. सो यहाँ मैंने बताया कि चिली का एक एग्जांपल है और आपका सऊदी अरेबिया का एक एग्जांपल दिया गया है, जहाँ पे जो मोनार्ची सिस्टम है या फिर आपका जहाँ मिलिट्री रूल है, तो वहाँ पे जो लोग रूलर्स बनते हैं उनकी एक तरह के आप बोल सकते हो कि वो रॉयल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया, रॉयल फैमिली में उन्होंने बॉर्न लिया, दैट्स वाई वो किंग बन गए. सिमिलरली अगर कोई कहीं पे मिलिट्री लीडरशिप काम कर रही है तो वहाँ पे मिलिट्री के जो सक्सेसर होंगे वही फिर से रूल करेंगे. सो दिस इज़ द सिस्टम. सो आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन. मतलब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा एक्चुअल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है और कौन सा डेमोक्रेसी बनने का दिखावा करता है, शो ऑफ करता है. ओके, आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे इस ग्रीन बॉक्स में कई सारे डेमोक्रेसी के अब मैं बोल सकता हूँ कि क्वालिटीज़ दिए गए, जैसे मैं उसको पढ़ूँगा इसको. डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर. What does it mean? It means a very systematic, a very conceptual clarity. Wait, just listen. Democracy gives every man the right to be his own oppressor, just like in you. आप अभी सब मुझे सुन रहे हो. Okay? So it depends on you that whether you want to invest your time in your education or not. If yes, then yes, you are listening to me. That means you are the oppressor of yourself. अगर आप चाहो कि मैं इस काम को करूँगा तो आप कर सकते हो, अगर आप चाहो आप इस काम को नहीं करोगे तो आप नहीं कर सकते. दैट मीन्स आपका कंट्रोल आपके हाथों में है. इट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ वन ओन एक्शन, वन ओन सप्रेशन ऑन वन सेल्फ. आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब आप खुद सोच सकते हो. सेकेंड पॉइंट है कि डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग आउट योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज़ यू वांट टू हियर. इस लाइन का भी बहुत कंसेप्चुअल मतलब है, ज़रा ध्यान से पढ़ो. डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स. डेमोक्रेसी में आप अपने डिक्टेटर्स मीन्स दोज पीपल हु एक्चुअली रूल्स ऑन यू. डेमोक्रेसी में आप उन लोगों को चुनते हो जो आपको आप पर रूल करेंगे, दैट हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज़ यू वांट टू हेयर. ओके, और वो जो बोलेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपने अपनी अथॉरिटी दी है उनको कि आप जो बोलोगे हम आपके मुताबिक चलेंगे. ओके, जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, कम इन इंडिया. हम MP इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ हर 5 साल में, MLA इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में. तो हम अपने वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं. इसके बाद जो पब्लिक वोट देती है उससे जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुँचते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुँचते हैं, फिर वो पहुँचते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुँचते हैं. आई एम सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुँचते हैं, उधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इधर आई मीन टू से लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा, इट्स इन लोकसभा. तो पहुँचकर वो जो डिसीजंस लेते हैं, वो जो रूल्स फॉर्म करते हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल.
ओके, जब एक मैन, फॉर एन एग्जांपल हम लोग नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं, हमारे यहाँ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम आपको पता है, नहीं पता तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पढ़ रहेंगे। जस्टिस का जो सिस्टम है वो पूरा यूनिक है, वो सेपरेटेड है फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ बोला है कि जहाँ पे आप जस्टिस आपको मिल सकती हो, इस तरीके का जहाँ इन्वायरमेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। बट मैंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। लेकिन जहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि मेंस जो भी लोग हैं वो इंक्लाइंड हैं इनजस्टिस की तरफ, कि उनको पता है कि उनको जस्टिस नहीं मिल सकता, तो ऐसे जगह पे डेमोक्रेसी नहीं है और ऐसे जगह में डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेमोक्रेसी इज़ अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व। ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है, इसमें डिवाइस वर्ड को यूज़ किया गया है, दैट्स गुड। तो ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है जिसमें ये कहीं ना कहीं डिसीजन होता है कि हम जिसे चुन रहे हैं उससे अच्छा मेरे ऊपर रूल करने वाला कोई नहीं है। All the ills of democracy can be cured by more democracy. This is a very funny line. Actually, this is actually correct. डेमोक्रेसी में जितने भी इल्स हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, उन सबको आप कैसे रिकवर करोगे, कैसे एलिमिनेट करोगे? तो सिंपल सा ऑप्शन है, एलिमिनेट करने का एक ही प्रोसेस है कि आप और अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करो, देन यू गॉट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मैप दिया गया है। अगर आप मैप को थोड़ा सा डिटेल स्टडी करें ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए कई तरह के लोग डेमोक्रेसी को होल्ड किए हुए हैं। इसमें आपको एक गन भी दिखाई दे रहा होगा, इसमें कई तरह के लोग आपको दिख रहे होंगे। ओके, दिस कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वेर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। तो ये एक्चुअली ये कार्टून इराक में है। अगर आपको पता होगा इराक के बारे में, इस चैप्टर में आपको उतना नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन फ्यूचर में आपको बता दूंगा कि व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन इराक। नाउ कम टू डेमोक्रेसी फीचर्स। गाइस, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ब्लैक लाइन्स पे फोकस करने वाले हैं। यहाँ बोला है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं जहाँ पे रूलर्स को आम पब्लिक डिसाइड करते हैं, यानी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हु आर गोइंग टू बी रूलर। ओके, सो एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्शंस होने बहुत ज़रूरी हैं एंड इट मस्ट बी रेगुलर इलेक्शन आफ्टर 5 years। कई सारे कंट्रीज़ में 4 years में भी होता है, कई सारे कंट्रीज़ में 5 years में भी होता है। ओके, एंड कौन चुनेगा इसको? चुनने वाला जो पब्लिक, जो कॉमन पब्लिक होगी, वो उसी के हाथ में सारी पावर रहेंगे कि वो चुने। ओके, और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पब्लिक में ना इक्वालिटी होगी। जब आप वोटिंग राइट्स को इस्तेमाल करोगे, जब आप वोटिंग राइट को यूज़ करोगे, दैट मीन्स ऑल ऑफ़ यू आर सेम। ओके, इक्वालिटी का कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है कि ये नहीं कि कोई बहुत वेल्थी है, किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वही से वोट कास्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। इन द मेजर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, आप कहीं की भी बात कर लो, आप यूरोपियन यूनियन में जितने सारे कंट्रीज थे और ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज इन डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे एशिया में भी जो हमारे कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक इन इंडिया, फिर आपके बांग्लादेश में भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। आई नो कि कई सारे उसमें र्यूमर्स भी हैं पीछे, आई डोंट वांट टू वेरीफाई दैट राइट नाउ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शंस होने पीरियोडिकली, यानी कि खास इंटरवल पे इलेक्शंस होने बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन में भी बाई पार्शियल, किसी भी तरीके का पार्शलिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बोला है व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है तो रूलर जो चाहे वो कर सकता है या उसके ऊपर कुछ बंदिशें होती हैं। नाउ कम टू इंडिया, वी आर इन डेमोक्रेटिक सेटअप, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। तो क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है? कुछ हद तक इसका आंसर हाँ है, लेकिन कुछ हद तक इसका आंसर ना भी है। ना के पीछे पॉइंट्स हैं। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पब्लिक का काम है बस पावर्स को किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में ट्रांसफ़र कर देना, लेकिन उन ग्रुप ऑफ पीपल के काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको रूल करना है। ना तो बहुत एक्सट्रीम जा सकते हो और ना ही बहुत आइडियली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इन प्रेजेंट एरा ग्लोबलाइजेशन, कभी कभी कई जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई जगह आपको फ्रीली मूव करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक अच्छा एग्जांपल समझाया गया है कि किस तरह पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट चुना गया, और लेकिन बाद में ये भी पता चला कि एक्चुअली वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नाम की ही इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, अल्टीमेट पावर जो था वो जनरल के पास ही था। इसके अलावा
यहाँ और कुछ एग्जांपल्स अच्छे से समझाए गए हैं, आप इसको पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यस, तो ये जो पहला जो फॉर्म है, इसमें एक चीज़ पता चला कि द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे 1999 के आसपास, उसमें जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, दैट इज़ नॉट एक्चुअली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, बिकॉज क्योंकि जो अल्टीमेट पावर थी वो पब्लिक के हाथों में नहीं थी, वो किसके हाथों में थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में थी। इसके बाद भी कई सारे मेल प्रैक्टिसेस वहाँ देखे गए, बहुत कुछ हुआ। तो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद जनरल मुशर्रफ। सो यहाँ पे बोल सकते हो कि पाकिस्तान का जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, वो आप बोल सकते हो कि दैट इज़ नॉट एक्चुअली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अल्टीमेट पावर किसके हाथों में थी? जनरल मुशर्रफ के हाथों में थी। दैट्स वाई दैट इज़ नॉट एक्चुअली इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे चाइना का डिस्कस किया गया फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में, कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन की जब बात होगी कि आप जो इलेक्शंस करवा रहे हो, ओके ध्यान से सुनना, आप जो इलेक्शंस करवा रहे हो क्या वो फ्रीली हो रहा है या किसी का इंटरफेरेंस है? अगर वो इंटरफेरेंस वाला इलेक्शन होता है, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट फ्री इलेक्शन। जो पार्टी रूल में आएगी वो तो आते ही लोग बोलने लगे कि मैंने इसे वोट दिया नहीं है और ये चुन के आ गई। दैट इज़ नॉट दैट, इट सिंपली मीन्स कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे चाइना का एग्जांपल दिया हुआ है। डू यू नो, चाइना में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इलेक्शन के पहले ये डिसाइडेड रहता है कि कौन रूल करने वाला है, ठीक है? तो दे आर जस्ट सो कॉल्ड इलेक्शंस। लोगों को दिखाया जाता है कि हाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राई टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। ओके, सो चाइना का सिस्टम डिटेल में कभी मैं फुर्सत में आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि चाइना इस एग्ज़ाम्पल का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहीं होगा जहाँ पे एक फ़िक्स टाइम पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और अगर इलेक्शंस रूल्स को कोई वायलेट करेगा तो उस पर एक्शंस होगा। नाउ कम टू इंडिया। मैं इंडिया का बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सब अपने डे टू डे लाइफ में देखते होंगे अपने आसपास, जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर कोई किसी इलेक्शन रूल को वायलेट कर रहा है तो उस पर एक्शन होता है कि नहीं होता है, ये सब आपको दिखता होगा। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो यस, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल इलेक्शंस होते हैं, और आई नो इसके पीछे भी कई सारे रूमर्स हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी वर्किंग अंडर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसको पूरी की पूरी अथॉरिटी दी गई है कि इलेक्शंस को फ्रीली कराया जाए। गाइस, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको ये काम दिया गया है कि आपका काम ही है कि इलेक्शंस को फ्रीली कंडक्ट कराना। ऐसा सिस्टम वर्ल्ड के काफ़ी कम कॉन्स्टिट्यूशंस में है, और इंडिया में इस तरह का सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा कि कई सारे देशों में नहीं है, कई सारे जो लीडिंग डेवलप डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सिस्टम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी अवेलेबल है, और ये हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है। दैट इज़ अ गुड साइन फॉर अस। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैक्सिको की स्टोरी थोड़ी सी डिस्कस करी गई है, आप इसको पढ़ना। ओके, नाउ हम मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे अब एक नया टॉपिक आता है। हाँ, नया टॉपिक आता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? बिकॉज इन अ कंट्री देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स। कई लोग अमीर होते हैं, कई लोग गरीब होते हैं, कई लोग बस ढेर सारे पैसे होते हैं, कई लोग बस बिल्कुल पैसे नहीं होते। तो क्या इससे ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा? इक्वालिटी का ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फंडा है कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो राइट्स के मामले में सभी लोग इक्वल होंगे, ठीक है? तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन इक्वल है कौन नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी मुल्क के हों, सॉरी नॉट मुल्क, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी इतने ग्रुप से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका जो वोटिंग पावर होगा और उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा इक्वल होगा। यहाँ पे बताया गया है कि 2015 सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। उनके पास वोटिंग का पावर नहीं था। कुछ इसी तरह का कंसेप्ट एस्टोनिया में भी था। हैज़ मेड इट सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। जो पीपल रशियन बिलोंगिंग करते थे उनको सिटीजनशिप राइट्स मिलने काफ़ी मुश्किल थे। तो व्हाट डज मीन? द थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू।
किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पीपल होंगे, जो सिटीजन होंगे, उन सभी को एडल्ट सिटीजन, वेट देयर इज एडल्ट सिटीजन, नॉट सभी लोग नहीं, एडल्ट सिटीजन। एंड एज वी नो हमारे इंडिया में सिटीजन की जो एज है वो 18 ईयर्स अबव है। तो एडल्ट सिटीजन को वोट देने का राइट होगा और सभी के जो वोटिंग राइट्स होंगे वो जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। ओके, सो नाउ गो मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे एक अच्छा सा फिगर डिस्कस किया है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ना है। एट लास्ट वन मैन वन वोट। दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन्स regime was overthrown. He is shown behind the bar. And what is the cartoon is saying here? Compare the message of this cartoonist with the first cartoon in this chapter. And at last, rule of law and respect for rights. Okay, rule of law for respect for rights मतलब जो भी लोग हैं, जहाँ भी हैं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए जो रूल ऑफ़ लॉ है वो सेम होगी। ये नहीं होगा कि अगर कोई बहुत पुअर है तो उसके लिए रूल ऑफ़ लॉ अलग फॉलो होगा, कोई अमीर है तो उसके लिए कोई अलग फॉलो होगा, ऐसा नहीं होगा। सभी के लिए जो चीज़ें हैं बिल्कुल सेम होंगी। और चाहे वो आप रूलिंग पार्टी में हो या अपोजिशन पार्टी में हो, किसी भी तरीके के सिस्टम में आपके लिए रूल ऑफ़ लॉ जो बिल्कुल सेम फॉलो होगा। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट में डिक्लेरेड इलीगल, इस तरीके की जो प्रोसेस है जिसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है जिम्बाब्वे के केस में, ये एक्चुअली सही नहीं है। डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको अपनी आवाज़ उठाने का पूरा राइट है, आप उठा सकते हो। तो जब आप देखोगे कि हर चीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं अपनी एक तरह का कह सकते हो कि जस्ट अपना चलाना चाह रही है, तो दैट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक सेटअप। वो तो तब तो मैं कहूँगा तो वो तो ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। पॉपुलर government can be undemocratic, popular leaders can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look after the elections. There should be sufficient room for normal political activity. तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे जो क्या चीज़ जानने का है वो यही है कि हमने कई सारे कंडीशंस को यहाँ पे एनालाइज़ किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, हर इंसान के पास जो वैल्यू है वोट का वो सेम होना चाहिए, फिर इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए, सभी इक्वली वोट कर सकते हैं। एट लास्ट यहाँ दिया हुआ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट अप ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। मैंने इसको बहुत पहले डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन से, जब मैं बता रहा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास एक्सट्रीम पावर्स नहीं होते, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स लिखे गए हैं, वहाँ जो राइट्स मेंशन है, वहाँ जो रूल्स मेंशन है, उसके मुताबिक उनको चलना पड़ता है, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। और जब इसके अगेंस्ट काम होते हैं तो ऑब्वियसली हर कंट्री में एक सेटअप होता है जो कि उसको डिबार कर सके, आई मीन उसको इंटरफेयर कर सके। जैसे कम टू इंडिया, हमारे इंडिया में अगर कोई भी, बिकॉज वी ऑल नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो जब भी कोई भी रूल ऐसा बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स उनको वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर करता है और पार्लियामेंट को ये सलाह देता है कि आप जो रूल्स है उस पर ध्यान दो, ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बेसिक चीज़ है उसको कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है, उसको गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सो लेट अस डिस्कस द समरी। हमने डेमोक्रेसी को पूरा पढ़ लिया गाइस, और अब हम इसकी छोटी छोटी जो चीज़ों को हैं उनको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, कम टू ब्लू पॉइंट्स। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जो रूलर्स होंगे उनको पब्लिक चुनेगी, ओके, और पब्लिक चुनेगी और वो रूलर्स जो होंगे सारे मेजर डिसीजंस लेंगे। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द प्रेजेंट पीपल ऑफ द चेंज द करेंट रूलर्स। इलेक्शंस में पीपल के पास पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी में रहेगी कि अगर वो प्रेजेंट रूलर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको चेंज कर सकें। This choice and opportunity is available to all the people on the equal basis. Same the concept of equality. सभी लोग easily voting cast कर सकते हैं. The exercise of this choice leads to government limited by rules of constitution and citizens' right. Okay, so the exercise of this choice, लोग जो इस पावर को इस्तेमाल करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है उनको, वो कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। Now there's a exercise that यहाँ पे बताया गया है, रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट ऑफ राइट, वन पर्सन वन वोट, वन वैल्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्टोरल कंपटीशन, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। सो गाइज, सो फर्स्ट पार्ट हमने इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया कि व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी। आई वांट टू गिव अ सिंपल होमवर्क दैट यू मस्ट राइट इन योर कॉपी that what is democracy and what is its basic characteristics. This is a simple question.
एंड जितना दूर मुझे लगता है कि आपको जो कुछ समझ में आया होगा आप उसको राइट डाउन करो। गाइज अब मैं आपको पॉइंट में आता हूँ। अगर आप सिर्फ पढ़ोगे ना, सिर्फ वीडियो लेक्चर सुनोगे तो फ़ायदा ज़ीरो होगा। जो पढ़े हो और जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको कीवर्ड्स को वहाँ पे राइट डाउन करना है। गाइस एज ए टीचर मैं अगर पूछूँ आपसे, आपको मैं कुछ टाइम के लिए टीचर बना देता हूँ और आपको मैं दे देता हूँ 100 कॉपियाँ कि कहेंगे कि प्लीज़ इसको चेक करके दीजिए। तो एज ए टीचर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम हर एक कॉपी पे डिटेल एक एक लाइन को चेक करें। जस्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स। अगर आप डेमोक्रेसी को लिख रहे हो तो वहाँ पे इक्वल राइट्स की बात होनी चाहिए। अगर आप डेमोक्रेसी को लिख रहे हो तो वहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट सेम वैल्यू होनी चाहिए। हम लोग इसको ढूंढते हैं कि क्या बच्चे ने इसको लिखा है कि नहीं। तो मैंने आपको शुरू में कहा कि जो ब्लैक वर्ड्स इसमें अंडरलाइंड है या जिसमें जो मेंशन्ड है उस पर फोकस कीजिए। आप जब डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए, उसमें वो सारे वर्ड्स होने चाहिए। अगर ऐसा होता है आई एम डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। ओके, सो जो मैंने होमवर्क दिया मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रूर करें और फिर कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे वाई इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डिमेरिट्स क्या हैं। ओके, सो कल फिर से आपको एक वीडियो मिलेगा और मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।